नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको हम लगातार यहाँ पर सेकंड ग्रेड रीट और फर्स्ट ग्रेड की क्लासेज यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संस्कृत विषय की। तो संस्कृत से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की करो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की करो, चाहे सेकंड ग्रेड की करो, दोस्तों यहाँ पर आपको सारी क्लासेज हम फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं लखनमाली, ये हमारा YouTube चैनल है। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यहां पर हम आपको लगातार क्लासेज दे रहे हैं, वो भी फ्री, और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। आप क्लासेज लेके देख सकते हैं। इसी तरह यहां देखेंगे मिशन संस्कृत ज्ञान, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर से जाकर के मोबाइल एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों, इसमें फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यहां पर आपको PDF नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, कुछ क्लासेज आपको यहां पर फ्री मिलेंगी और कुछ कोर्स आपको बहुत ही कम कीमत पर पेड भी मिल जाएंगे। जैसा भी आपको अच्छा लगेगा आप ज्वाइन कर सकेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी पररूप संधि। पररूप संधि के अंदर जो इसका मेन सूत्र है वो हम समझेंगे। इसके अलावा इसमें जो अपवाद वाले सूत्र हैं वो भी हम समझेंगे। किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी यहां पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। इसका हम सूत्र देखते हैं। पररूप संधि नाम से देखिए आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इसमें पर वाला रूप हो जाएगा। ठीक है, पर का मतलब होता है बाद वाला रूप, यानी बाद का जो रूप है वो वाला रूप यहां पर हो जाता है। इसी का नाम होता है पररूप संधि। सूत्र है इसका एंगी पररूपम। यहां पर मैं सूत्र लिख रहा हूं, देखिए सभी नोट कर लेंगे। सूत्र है एंगी पररूपम, ये हमारा सूत्र है मित्रों, एंगी पररूपम। ये सूत्र है हमारा पररूप संधि का। अब यहां इस सूत्र में सबसे मुख्य बात है एक तो एंग शब्द। देखिए एंग, अब एंग से क्या तात्पर्य है वो हमें समझना है। इसके बाद में एक शब्द आ रहा है इसमें पररूप। ठीक, ये दो शब्द यहां पर आ रहे हैं। एंग का मतलब होता है ए और ओ, इन दो वर्णों का नाम एंग है। एंग हमारा प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में सिर्फ आपके दो वर्ण शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक तो ए हो जाएगा, दूसरा आपका ओ वर्ण इसमें शामिल हो जाता है। अब पररूप का मतलब होता है पर में जैसा रूप है वैसा हो जाता है। यहां जो पररूप होगा ये आपका एकादेश होता है, अर्थात पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होता है, इसलिए उसको हम कहेंगे एकादेश। क्या? पररूप एकादेश होता है। अब हम इस सूत्र का अर्थ आपको बताते हैं, जिससे कि आपको पररूप संधि के बारे में पता चलेगा कि क्या है और कैसे होती है। देखिए पररूप संधि में जो सूत्र है एंगी पररूपम, इसका अर्थ है आपका अवर्णांत उपसर्ग के बाद। देखिए यहां पर मैं नोट कर देता हूं, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप हो तो पूर्व व पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। देखिए मित्रों ये इसका अर्थ हो जाता है, आप समझिए। कह रहे हैं कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद, उपसर्ग कैसा होना चाहिए भैया? संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। देखिए टोटल हमारे कितने उपसर्ग हैं? 22। अब यहां कहा जा रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग का मतलब है कि इन 22 उपसर्ग में से ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में ए आ रहा हो या फिर आ रहा हो। ए वर्ण से तात्पर्य है ए या आ। क्या है? ए या आ जिसके अंत में आ रहा हो
उस उपसर्ग का नाम है ए वर्णांत उपसर्ग, अर्थात ए वर्ण है जिसके अंत में ऐसा उपसर्ग आपको छांटना है। जैसे हम आपको बताते हैं प्र उपसर्ग है, इस प्र के लास्ट में देखोगे तो ए मिलेगा, तो ये हमारा ए वर्णांत उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह है आपका परा, परा में लास्ट में आ है तो आ भी आपका ए वर्ण में शामिल होता है। इसी तरह उप है, उप के अंत में आपका ए आ रहा है। इसी तरह आपका अव है, ये हमारे क्या हैं, इस तरह के उपसर्ग जो होते हैं इनको कहते हैं अवर्णांत उपसर्ग। बात समझ में आई आपके? तो यहां लिखा हुआ है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद, तो अवर्णांत उपसर्ग यहां इस तरह के होते हैं, आप छांट सकते हैं 22 उपसर्गों में से ऐसे कौन से उपसर्ग हैं जिनके अंत में या तो ए आ रहा हो या फिर आ रहा हो, उनका नाम है मित्रों अवर्णांत उपसर्ग। ठीक, अब सूत्र का अर्थ समझो। अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप हो। अब देखो यहां कह रहे हैं कि देखो मैं आपको शॉर्ट में लिख के समझा रहा हूं, यहां देखिए इधर कहा जा रहा है कि ए या आ जिसके अंत में है ऐसा यहां क्या चाहिए, उपसर्ग चाहिए। तो कहने का मतलब हो गया ए या आ के बाद इधर क्या मिलेगा, ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई भी धातु रूप मिलेगा। देखिए ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई भी धातु रूप यदि मिलता है तो पूर्व और पर के स्थान पर, ये तो हो गया आपका पूर्व और ये हो गया पर। देखिए पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। पररूप एक आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, पररूप एकादेश हो जाता है। कैसे होता है, देखिए मैं यहां और अच्छे से इसको लिखता हूं। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लो कि इधर आपको ए मिल गया, ठीक है ना, और इधर ऐसा कोई धातु रूप है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका सूत्र यहां लग जाएगा। देखो कैसे, ए वर्णांत उपसर्ग तो आपका लास्ट में ए आ रहा है, आगे कह रहे हैं कि ऐसा धातु रूप जो ए या ओ से चालू हो रहा है तो ए से चालू हो रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर वाला रूप हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इन दोनों को हटा करके पर में जो रूप है वो वाला कर दिया जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका ए, ऐसे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इधर से ये हट जाएगा, इधर से ये हट जाएगा और बच जाएगा दोनों के स्थान पर ए। इसको कहते हैं पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाना। क्लियर है, एकदम आसान तरीका से आपको बता रहे हैं जिससे कि कोई भी समझ सकता है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप यहां तक नोट कर सकते हैं, फिर आपको हम उदाहरण समझेंगे इसमें। चलो मैं एक उदाहरण यहां बता देता हूं आपको, इस जगह मिटा देता हूं इसको, यहां हमारे पास स्पेस है, यहां मैं आपको उदाहरण समझाता हूं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण देखिए, प्रधन एजते, इसको समझो आप, प्रधन एजते। अब देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, ए वर्णांत उपसर्ग। तो उपसर्ग तो मिल गया आपको, देखिए अब ऐसा उपसर्ग होना चाहिए जिसके अंत में ए वर्ण आ रहा हो, अर्थात या तो ए या आ। तो यहां क्या मिल रहा है, लास्ट में ए मिल गया ना, ठीक है। आगे हमने कहा कि ऐसी धातु रूप हो कि कोई भी ऐसा धातु रूप हो जो ए या ओ से स्टार्ट हो रहा हो। तो यहां पर एजते धातु रूप है हमारा जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है हमारा ये वाला सूत्र यहां काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा कि पूर्व और पर के स्थान पर, तो देखो पूर्व में क्या है, मैं अलग कर रहा हूं, इसमें से हमने ए अलग कर दिया, ऐसे इधर हमारा क्या है, ए है, ऐसे देखो आप। तो हमने कहा कि पूर्व और पर ये दोनों है ना, इन दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाएगा। इन दोनों को हटा करके क्या हो जाएगा भाई, एकादेश हो जाएगा। कैसा, पर वाला, यानी पर रूप एकादेश। तो पर में जैसा रूप है, इन दोनों में देखो पर वाला रूप ये है, तो पर में जैसा रूप है वो हो जाएगा। तो यहां कुल मिलाकर के आपका दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। अब इसको मिलाएंगे तो आपका जो प्र है ये हलंत है, तो इसमें आपका ए मिलेगा, आगे जते है तो रूप बन जाएगा प्रेजते। इस तरह से इसको हम बनाते हैं मित्रों। क्लियर हो गया सब आपके सब? इसी तरह से आप और भी उदाहरण समझ सकते हैं।
ठीक है, आप यहां तक नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप देख लो, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। फिर आपको मैं इसमें कुछ उदाहरण और भी समझाता हूं। चलिए इतना नोट करिए आप। अब देखो इस सूत्र के हम यहां उदाहरण आपको बता रहे हैं कुछ। अभी एक तो हमने बता ही दिया प्रधन एजते, ये तो आपके क्लियर हो चुका होगा। यहां तो बन गया आपका प्रेजते, ठीक है। इसी तरह उप हो गया हमारा उपसर्ग, इधर हमारा धातु रूप होगा ओषति, देखो आप इधर, ठीक है। इसके अलावा यहां पर है अब उपसर्ग हो गया, धातु है आपका एजति, एजते, ठीक। इसी तरह हमारा एक है परा उपसर्ग, पराधन एलयति, इस तरह का हमारा एक धातु रूप हो गया। इसी तरह आप यहां और भी बना सकते हो, जैसे कि प्र है और ओषति है, इस तरह। देखिए यहां पर ये सारे रूप बन जाएंगे आपके, ये आपने बनाया ना, इसी तरह से आप सारे बना लोगे। तो यहां देखेंगे आपका उपसर्ग है उप, ठीक है, लास्ट में आपको ए मिल रहा है, यानी कि अवर्णांत उपसर्ग है। आगे हमने कहा कि ए या ओ से स्टार्ट होने वाला कोई भी धातु रूप है तो ओषति है, तो यहां पर पर वाला रूप हो जाएगा, ठीक है। इस ए के स्थान पर और ओ के स्थान पर वाला रूप हो जाएगा, तो बन जाएगा उपोषति, उपोषति, ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरह अब है और इधर एजते है, तो प्रेजते जैसे बनाया, इसी तरह वहां यहां बनाएंगे अवेजते, क्या बनाएंगे, अवेजते, देख लीजिए। इसी तरह आगे चलिए आप, परा उपसर्ग है, यहां पर आपका अवर्णांत है, यानी कि आ रहा है, आगे ए से स्टार्ट हो रही है धातु रूप, तो यहां बन जाएगा आपका परेलयति, परेलयति। देखो एलयति में ए जो है आपका वो इसमें मिल जाएगा, क्योंकि आ और ए के स्थान पर आपका ए हुआ है, तो परेलयति बन जाएगा, समझ रहे ना बात। इसी तरह प्र है और ओषति है, तो यहां बनेगा प्रोषति, क्या बनेगा, प्रोषति। इस तरह से मित्रों यहां पर देखिए आपको हमने 5 उदाहरण बताए हैं, इन पांचों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह आप और भी उदाहरण समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला जो सूत्र है इसका पररूप संधि का, और जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है वो यहां पर क्लियर हो गया होगा। इसमें यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका सवाल टाइप करिए, जिससे कि हम आपको जवाब दे सकेंगे। अब इसमें कुछ अपवाद वाले भी हैं, यानी कि कुछ विशेष इसमें नियम या सूत्र हम कह सकते हैं, या कुछ वार्तिक भी इसमें आपके हम बताएंगे आपको, उनको भी समझना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के हमारा पररूप संधि का कंप्लीट मैटर होगा। तो चलिए उन विशेष या अपवाद वाले हमारे जो वार्तिक या सूत्र हैं उनको भी हम बारी बारी से समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको वार्तिक है, सबसे पहले हम समझ रहे हैं विशेष में। वार्तिक है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लिखेंगे शकंध्वादिषु, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, ये हमारा वार्तिक है मित्रों, बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही मोस्ट है। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, यहां देखिए पररूप हो जाता है, वाच्यम यानी कहना चाहिए, पररूप कहना चाहिए किसको, शकंध्वादिषु। इसका अर्थ देखो, तो चलिए मित्रों यहां पर हम इसका अर्थ समझते हैं। मैं यहां पर अर्थ लिखता हूं आपको, देखिए अर्थ हो जाएगा शकंध्वादि गण में पठित शब्दों में, ठीक है, शकंध्वादि गण के अंतर्गत जो भी शब्द हैं उन शब्दों में टी को पररूप कार्य हो जाता है। देखिए यहां कह रहे हैं टी को, यानी टी के स्थान पर पररूप कार्य होता है। तो यहां पर आप इस तरह समझ सकते हैं कि यहां टी के स्थान पर पररूप कार्य होता है। देखिए यहां टी के स्थान पर पररूप कार्य होता है। अब टी क्या है यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि शकंध्वादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को
टी, उन शब्दों के अंदर टी को पररूप कार्य हो जाता है। ऐसे आप समझिए इसको, जैसे कि एक गण है, ठीक है, जिसका नाम है शकंध्वादिगण। शकंध्वादिगण, गण का मतलब होता है मित्रों एक समूह है, ठीक है। इस समूह के अंदर बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि शकंदु है, करकंदु है, मार्तंड है, कुलटा है, सीमंत है, ठीक है, शारंग है, हलीशा है, मनीषा है, पतंजलि है, ऐसे बहुत सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए कह रहे हैं कि ये जो जितने भी शब्द इसमें पढ़े गए हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों के अंदर जो टी होगा हमारा, टी यानी टी संज्ञा है एक प्रकार से। क्या है टी? टी हमारी क्या है? संज्ञा है। टी संज्ञा है, अभी बताऊंगा मैं क्या है। तो टी क्या है? संज्ञा है, यानी जिसकी टी संज्ञा हो रही है उसको पररूप कार्य हो जाता है। टी के स्थान पर पररूप कार्य होगा, ये यहां पर इसका अर्थ होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि शकंध्वादि गण क्या है। शकंध्वादि गण एक प्रकार से एक समूह है, एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे शब्दों का समावेश है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इनमें जितने भी शब्द हैं इस गण के अंदर, उनमें से यदि कोई भी शब्द आता है तो वहां पर जो टी होगा उस टी के स्थान पर हम पररूप कार्य करते हैं, यही इसका मतलब है। अब मित्रों यहां पर हमारा जो सवाल आता है वो ये बनता है कि आखिर टी संज्ञा क्या होती है? टी संज्ञा क्या है? ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां बनता है, तभी जाकर के आप बाकी चीज आके समझ पाओगे। टी नहीं समझोगे तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यहां कह दिया कि टी के स्थान पर पररूप कार्य होगा, लेकिन टी क्या है ये हम समझेंगे अभी। तो इसके लिए हमें एक सूत्र समझना पड़ेगा, तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं टी संज्ञा क्या होती है वो समझाता हूं, उसका सूत्र समझते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना लिखो आप पहले एक बार। तो देखिए मित्रों यहां पर हम आपको बता रहे हैं टी संज्ञा क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये सकंदवादी पररूपम वाच्यम जो हमने अभी वार्तिक पढ़ा था उसके अंतर्गत ये हमारा एक शब्द आया था टी, इसलिए हमें इसको समझना जरूरी है, ठीक है। फिर हम उसी हमारे वार्तिक पर चले जाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसका सूत्र चलता है एक अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी, ये एक सूत्र है। अब देखिए मित्रों ये हमारा जो सूत्र है अचोन्त्यादि टी, इससे होती है हमारी टी संज्ञा। तो अब इसका मैं अर्थ यहां लिखता हूं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर ये कहता क्या है। देखिए इसका अर्थ है अचाम मध्य यो अंत्य है स आदिर यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। देखिए दोस्तों यहां पर हमने लिखा है कि अचाम मध्य यो अंत्य है से आदिर यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। अर्थात इसका मतलब हुआ कि अचाम मध्य, अचों के मध्य में, जैसे हमने यहां एक शब्द लिखता हूं मैं, इसका अर्थ समझा रहा हूं। अब अचाम मध्य यो अंत्य है, अचों के मध्य में, अच का मतलब स्वर होते हैं, हमारे जितने भी स्वर हैं उन स्वरों के मध्य में यो अंत्य है, जो अंतिम अच है, ठीक है, जो अंतिम अच है। जैसे आप ये शब्द है हमारा, इसमें आप देखो अंतिम अच, तो यहां तो आपको अच मिलेगा नहीं, कोई भी अच नहीं है यहां तो, क्योंकि हलंत है। इसके आगे इधर बढ़िए आप, यहां देखिए तो यहां ने में आपको ए मिल रहा है, यानी कि यहां हमें अच मिल गया ए, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम अच है। क्या है ये? अंतिम अच। तो अचाम मध्य यो अंत्य अचे, तो अंतिम अच यहां है हमारा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि स आदि ही रियस्य है, और कह रहे हैं कि यह जो अच है हमारा ये वाला, ये जिसके आदि में है, बात समझना, ये जिसके आदि में है उसकी टी संज्ञा होती है। मतलब ये हुआ कि अचों के मध्य में जो अंतिम अच है उसकी, और ये जो अंतिम अच है ये जिसके आदि में है उसकी टी संज्ञा हो जाती है। अर्थात यहां लास्ट में अच मिल रहा है आपको, ये मिल गया। अब इसके आगे देखेंगे आपको से आ रहा है, तो ये आपका ए जो है ये से के आदि में कहलाएगा। देखो आप, से के आदि में क्या है? आदि का मतलब स्टार्टिंग, तो से के आदि में है आपका ए। देखो है या नहीं? आप देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मन
मन और अस, ऐसे मैं अलग कर देता हूं इसको, ठीक है ना। अब देखो यहां हमारा ये से है, ठीक, और ये हमारा ए है, तो से के आदि में आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है, से के आदि में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां कह रहे हैं कि जो अंतिम अच है, अंतिम अच ये रहा, और फिर इसके आगे कह रहे हैं कि अंतिम अच जिसके आदि में है, तो किसके आदि में है, से के आदि में है, तो इन दोनों की टी संज्ञा होगी, ऐसे आपको समझना है, बात समझे। यानी कि अंतिम अच के आगे कोई भी यदि व्यंजन वर्ण या व्यंजन समूह है उसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी इस अच के साथ साथ। तो कुल मिलाकर के यहां जो टी संज्ञा होगी वो होगी अस की, किसकी होगी, अस, क्योंकि अंतिम अच हमें न में मिल रहा है। अब न के आगे जो भी व्यंजन या कोई भी व्यंजन समूह या वर्ण आएगा, देखो यहां किसकी होगी, अस की होगी। क्यों, क्योंकि यहां लास्ट में आपको मन में, मनस में न जो है, इस न के लास्ट में आपको ए मिल रहा है। अब ए के आगे जितने भी आपके वर्ण मिलेंगे व्यंजन वाले, वो भी इसके चपेट में आ जाएंगे, ऐसे समझो आप। तो यहां पर आपके आगे से आ रहा है, तो यहां अस हो जाएगा, इस अस की टी संज्ञा हो जाएगी, अर्थात इस अस के स्थान पर रूप करेंगे तो अस हट जाएगा और पर वाला रूप हो जाएगा, ये इसका मतलब है। यदि मान लो कि आगे से नहीं होता तो यहां टी संज्ञा सिर्फ ए की होती, जैसे मान लो राम शब्द है, राम है, अब यहां पर टी संज्ञा किसकी होगी, तो यहां लास्ट में आपको अच ढूंढना है, तो अच आपको मैं के अंदर ही मिल गया, क्या मिला, ए, तो यहां ए मिल गया ना। अब ए के आगे यदि कोई व्यंजन होता तो उसकी भी इसमें टी संज्ञा होती, वो भी इसके साथ में शामिल हो जाता, लेकिन आगे कोई वर्ण है नहीं तो केवल इसी ए की टी संज्ञा होगी, ऐसे आपको समझ लेना है। जैसे मान लो पतत शब्द है, पतत, अब पतत के अंदर आपका ते हलंत है तो आपको यहां मिलेगा ए, ठीक है, तो यहां पर आपकी अत की टी संज्ञा होगी, किसकी, अत की। तो जो भी आपका पररूप कार्य होगा वो अत के स्थान पर होगा, किसके स्थान पर, अत के स्थान पर। तो अब आपको ये टी संज्ञा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि टी संज्ञा क्या है, टी संज्ञा कैसे होती है, टी संज्ञा किसकी होती है, क्लियर है। हमने आपको 3 उदाहरण बताए, इन तीनों में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम इसको मिटाएंगे और हम वापस चलेंगे उसी शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम पर, क्लियर है, आप इसको नोट कर लें, अच्छे से समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, साफ करता हूं और मैं चलता हूं शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम जो हमारा वार्तिक है उसके उदाहरणों की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। उसका हमने अर्थ आपको समझा दिया, शकंदवादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं उनके अंदर जो टी होगा उसके स्थान पर पररूप कार्य हो जाता है। अब उदाहरण समझते हैं उसके। देखिए सबसे पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे सरल उदाहरण है, जैसे कि शक धन अंधु, शक धन अंधु, देखिए ये हमारा उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे आपको सबसे पहले टी ढूंढना होगा, टी। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। यहां पर हमारा कै है ना, ये कै, इसके अंदर ए है, उस ए को हमने बाहर निकाल दिया यहां, और आगे है हमारा अंधु, इस तरह से। देखिए समझ रहे ना बात को, अब आगे समझो। आप हमने आपसे कहा कि टी के स्थान पर पररूप कार्य होता है, तो आपको हमने टी समझा दिया कि टी क्या होता है। तो टी हमारा इसमें शक के अंदर लास्ट में ए मिल रहा है, तो यहां टी संज्ञा केवल ए की होगी, क्योंकि जो शक में कै है, इस कै के आगे कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं है। यदि होता तो उसकी भी साथ में टी संज्ञा हो जाती, लेकिन यहां है नहीं, केवल ए है, तो ए की टी संज्ञा हो जाएगी, तो ए की टी संज्ञा हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हमने कहा कि टी संज्ञा जो हो रही है उसी के स्थान पर पररूप कार्य होगा, तो टी संज्ञा के स्थान पर, इसके स्थान पर वाला रूप हो जाएगा। देखो पर में क्या है, ए, तो इसके स्थान पर ए हो जाएगा, तो देखो स्थिति आपकी ऐसे बन जाएगी, शक धन अंधु। बात समझ में आ रही है। तो यहां मिलाएंगे तो बन जाएगा शकंधुहु, ऐसे। आप सोच रहे होंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, यहां तो मिलाकर के ऐसे बना सकते थे। नहीं बना सकते भैया, क्यों, क्योंकि यहां पर के में ए आ रहा है, इधर ए आ रहा है, तो ए और ए मिलकर तो दीर्घ संधि हो जाती, तो यहां तो शकांधु बन जाता, जो कि गलत बन जाता। यहां आप यदि यहां इसकी टी संज्ञा नहीं करते तो आपका रूप इस तरह बनता, ये जो कि गलत हो जाता, क्योंकि दीर्घ संधि होके ए और ए मिलके आ हो जाता तो कांधु हो जाता, शकांधुहु, जो कि गलत है रूप।
इसलिए हमें यहां क्या करनी पड़ी, पररूप कार्य करना पड़ा, और पररूप कार्य करने से ही हमारा शकंधु रूप बन पाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के उदाहरण हम और भी समझाते हैं। वैसे आपको ये क्लियर कर दिया मैंने, अब मैं डायरेक्ट रूप बनाता हूं। शकंधु है, इसी तरह आपका जैसे कर्क है, धन अंधुहु। देखिए अब यहां पर लास्ट में ए मिल रहा है, ठीक है ना, तो ए मिल रहा है तो ए की टी संज्ञा हो जाएगी, इस ए के स्थान पर आपका अंधु मिला दो तो यहां बन जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, करकंधु। देखिए शकंधु, करकंधु। इसी तरह है हमारा मार्त धन अंड है। देखिए मार्त धन अंड है, यहां ए आ रहा है तो ए की टी संज्ञा हो जाएगी और इसके स्थान पर आपका पर वाला रूप हो जाएगा, तो बन जाएगा मारतंड है। क्या बनेगा, मारतंड है। इसी तरह है मनीषा, मनस धन ईशा, मनस धन ईशा। देखिए आप, अब यहां पर देखिए मैंने आपको समझाया भी था। अब यहां लास्ट में देखो, यहां पर ए मिल रहा है क्या, या कोई भी स्वर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। अचों के मध्य में अंतिमच, तो अंतिमच यहां नहीं मिल रहा तो आप और चले पीछे, यहां मिल रहा है क्या, मिल रहा है, मिल गया ना। अब इसमें मिला आपको ए, क्या मिला, ए। अब ए के आगे यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आ रहा है तो उसको भी आपको साथ में लेना होगा, यानी कि उसकी भी टी संज्ञा साथ में ही हो जाएगी, वो भी बेचारा चपेट में आ जाएगा। तो यहां पर से भी आगे आ रहा है तो से भी इसके चपेट में आ जाएगा, यानी कि यहां टी संज्ञा अस की होगी। तो अस के स्थान पर में जो रूप दिख रहा है ये वाला रूप आपका हो जाएगा। किसके स्थान पर हो जाएगा, अस के स्थान पर। तो यहां मन है, मन बच रहा है, और अस के स्थान पर ईशा कर दिया तो बन जाएगा मनीषा। ऐसे देख लो आप, मनीषा बन जाएगा यहां। इसी तरह आप बना सकते हैं हल धन ईशा, हल धन ईशा, तो क्या बनेगा, हलीशा बनेगा कि नहीं, हलीशा। इसी तरह एक उदाहरण है आपका पतत धन अंजलि ही। देखो आप, पतत धन अंजलि ही। अब यहां आप देखेंगे मित्रों, यहां तो आपको अच मिल नहीं रहा है, तो अच आपको यहां मिलेगा, क्या मिलेगा, ए। तो यहां टी संज्ञा होगी आपकी अत की, किसकी, अत की। तो अत के स्थान पर वाला रूप होगा, ये वाला रूप होगा, समझ रहे हैं। तो यहां मिलाओगे तो बनेगा आपका, देखिए मिलाइए, पतंजलि, पतंजलि, ऐसे बनेगा, देख लो आप मिला करके, पतंजलि। इस तरह से हमारा रूप बनेगा ये, पतंजलि। बात समझ में आई। अब देखो और भी है इसमें, सार धन अंग है। देखो सार धन अंग है, ये हमारा एक विशेष रूप है, सार धन अंग है। क्या है ये, विशेष रूप है। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लो, सार धन अंग है। यदि इस तरह से यदि रूप आता है तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहां पर आपको दो रूप बनाने होंगे। क्या रूप बनाने, दो। सार धन अंग है तो यहां पर एक पर रूप हो जाएगा आपका, पर रूप होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर आपका ए मिल रहा है, यानी कि यहां टी संज्ञा हो जाएगी ए की, और ए की टी संज्ञा होगी तो उसके स्थान पर रूप हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा सारंग है। इस तरह से देखो सारंग है, ये जो आपका सारंग बनेगा, ये बनेगा पशु पक्षी अर्थ में, पशु पक्षी अर्थ में, यानी कि इसका अर्थ यदि पशु पक्षी रहेगा तब तो आप पररूप कार्य करोगे। ये बात आप समझना, ढंग से गौर करना, इसको नोट कर लेना। यदि यहां पर इसका अर्थ पशु पक्षी निकलता है तो आपको यहां पर रूप कार्य करना होगा। यदि इसका अन्य अर्थ निकलता है इसके अलावा तो वहां पर आपको दीर्घ संधि का कार्य करना होगा, वहां पर रूप कार्य नहीं करना है। तो वहां आपका रूप बनेगा सारांग है। इस तरह से यह आपका दीर्घ संधि का रूप है, यह आपका दीर्घ संधि वाला रूप है। इसमें अर्थ होगा बलशाली, बलशाली, ऐसा अर्थ यहां निकलता है। और यहां जो अर्थ होगा वो होगा पशु पक्षी। इसको आप अच्छे से समझ के नोट कर लेना, एक जगह कहीं पर भी आप इसको लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट है, ठीक है। इसी तरह एक उदाहरण और इसमें आता है, सीम धन अंत है, सीम धन अंत है। देखिए यदि सीम धन अंत है और इसमें यदि अर्थ है केश वेश, केश वेश अर्थे, केश वेश यानी बालों को संभालना इत्यादि, केश वेश, केश विन्यास इत्यादि कार्य हैं। तो केश वेश अर्थ में यहां पर रूप कार्य होता है, ठीक है। केश वेशार्थे पर रूप कार्यम भवति, और अन्य अर्थ में आपका हो जाएगा दीर्घ संधि का कार्य। तो यहां पर जब पर रूप कार्य होगा तो यहां आप देखिए ए मिल रहा है,
लास्ट में, तो इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, और टी संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ टी संज्ञा के स्थान पर पररूप हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा सीमंत है। क्या बनेगा? सीमंत है। तो सीमंत है आपका ये बन जाएगा। अर्थ हो जाएगा केशवेशी, यानी केशवेश के अर्थ में इसका सीमंत शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि ये अर्थ नहीं होता है तब हम इसका रूप बनाएंगे दीर्घ संधि कर करके, तो बनाएंगे सीमांत है। सीमांत है, सीमांत का मतलब होता है सरहद, सरहद के अर्थ में होता है सरहद। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई केशवेश अर्थ के अलावा कोई अन्य अर्थ निकलता है तो वहां पर आपको दीर्घ संधि करनी होगी, और यदि आपका केशवेश अर्थ निकलता है तो वहां पर आपको पररूप कार्य करना होगा। ये दो उदाहरण आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको नोट कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इस तरह के जो उदाहरण होते हैं विशेष अपवाद वाले, वहां से जरूर प्रश्न बनने की पूरी गुंजाइश रहती है, इसलिए इनको नोट करें। आप रीट में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो ऐसे सवाल आते ही हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा। जो भी वार्तिक हम बता रहे हैं उन वार्तिक को आपको ध्यान रखना है, सूत्र जितने भी बता रहे हैं उन सूत्रों को ध्यान रखना है, क्योंकि हम जितने भी सूत्र बता रहे हैं उनमें एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये आप देखना, एक एक शब्द को मैं अच्छे से बता रहा हूं, क्योंकि एक एक शब्द में से प्रश्न बन जाता है। बहुत बार आप ऐसे सवाल देखोगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले के पुराने पेपर से जितने भी सवाल आए उनको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां तक आपको सब क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर लें। ये हमारा वार्तिक कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए आगे कौन सा नियम है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा इसमें एक वार्तिक और है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक वार्तिक और आप समझेंगे। देखिए वार्तिक है हमारा ओत्वोष्ठयोः समासेवा, समासेवा, ओत्वोष्ठयोः समासेवा। क्या है? ओत्वोष्ठयोः समासेवा। इसका मतलब है, देखिए ओत्व और ओष्ठ दो शब्द इसमें आ रहे हैं, ओत्व ओष्ठ, ओतुः और ओष्ठ दो शब्द हैं, फिर आ रहा है समासे वा। वा का मतलब होता है विकल्प से। वा का क्या मतलब होता है? विकल्प से। जब कोई कार्य विकल्प से करना होता है तो हमने कहा कि वा शब्द आ सकता है, आपका विभाषा शब्द आ सकता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समासे का मतलब होता है समास में, अर्थात समास की स्थिति होने पर। ठीक है, और यहां ओष्ठ शब्द है हमारा, ओष्ठ ऐसे, और इधर है हमारा ओतुः ऐसे, ओतुः शब्द है। तो ओतुः और ओष्ठ है, ये दो शब्द आपको यहां दिख रहे हैं, ओतुः और ओष्ठ है। अब मैं इसका अर्थ समझाता हूं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए मेन बात तो ये है कि समास की स्थिति में, समास की स्थिति में अर्थात समास होने पर यह कार्य होगा आपका, लिखा हुआ है समासे, और कैसे होगा? विकल्प से होगा। तो कह रहे हैं कि समास की स्थिति में अवर्ण के बाद, ए या आ के बाद ओतुः या फिर ओष्ठ, ठीक है, ओतुः या ओष्ठ शब्द परे हो तो विकल्प से पररूप कार्य हो जाता है। देखिए समास की स्थिति में ए या आ के बाद ओतुः या ओष्ठ शब्द परे हो तो विकल्प से पररूप कार्य हो जाता है। कैसे होगा? विकल्प से होगा। क्या होगा? पररूप कार्य होगा। अब पररूप क्या होगा भैया? पररूप तो एकादेश होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, यानी कि पररूप एकादेश कार्य हो जाता है। अब मैं इसको और शॉर्ट लिखने का प्रयास करता हूं। देखिए कैसे हम इसको शॉर्ट बनाएंगे। देखो ए या आ के बाद ऐसे, ठीक है, इधर आपको क्या मिलेगा? ए या आ मिलेगा, आगे इधर मिलेगा ओतुः, ओतुः, या फिर मिल सकता है ओष्ठ है। देखिए ओतुः या ओष्ठ है, तो हमने कहा कि ए वर्ण के आगे यानी ए या आ के आगे ओतुः या ओष्ठ शब्द यदि हो
तो विकल्प से पररूप कार्य एकादेश हो जाता है, पररूप एकादेश कार्य हो जाएगा। बात समझ में आई। और पररूप हमने कहा कि भाई किसके स्थान पर होता है, पर वाला रूप हो जाता है। किसके स्थान पर, इसके स्थान पर होगा। पर वाला रूप किसके स्थान पर होगा बताओ, पूर्व और पर के स्थान पर होगा। यानी कि पररूप जो होता है वो पूर्व और पर के स्थान पर होगा, पूर्व और पर के स्थान पर होगा। अब कैसे होगा मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। एक उदाहरण मैं यहां पर लेता हूं, देखिए यहां पर हम ले रहे हैं एक उदाहरण, जैसे एक शब्द है बिंब धन ओष्ठ है। देखो आप, बिंब धन ओष्ठ है। देखिए हमने कहा कि इधर आपको ए या आ मिलना चाहिए, और आगे यदि ओतुहु या ओष्ठ है, कोई भी इन दोनों में से शब्द आता है तो पूर्व और पर के स्थान पर आपको पररूप एकादेश कार्य कर देना होता है। क्या करना होता है, पररूप एकादेश कार्य। अब यहां तो देखो ये तो है हमारा पूर्व, मैं इसको और अच्छे से स्पष्ट करता हूं। देखो यहां पर हमने इसको ए को अलग कर दिया, बिंब शब्द जो है हमारा, इसमें से एक को हमने पृथक कर दिया। इधर हमारा क्या है, ओष्ठ शब्द है, ओष्ठ है। ठीक है, तो यहां हमने कहा कि ये आपका पूर्व रूप है और ये हमारा पर रूप है, तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर पर रूप हो जाएगा। अर्थात एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर में जो रूप होगा वो वाला हो जाएगा। तो पर में हमारा ओ है तो यहां ओ हो जाएगा, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। अब ओ हो जाएगा तो यहां देखो हमारा इधर तो क्या है, बिंब बचा, इस तरह से बचा के नहीं, और इधर हमारा ए है ही नहीं क्योंकि ए इसमें चला गया। इधर ओ भी नहीं है, ओ के स्थान पर तो ओ हो गया हम दोनों के स्थान पर, तो इधर से हम ले लेंगे ओ दोनों के स्थान पर, और इधर आपका स्ठ, तो इस तरह बन गया बिंब ओष्ठ है। तो अब इसको मिलाओगे आप, ठीक है, मिलाओगे तो बनेगा बिंबोष्ठ है, बिंबोष्ठ है। ये आपका पररूप कार्य होकर के बना है। क्या है इसमें, पररूप कार्य हुआ है। यदि पररूप कार्य नहीं होता तो क्या होता फिर, क्योंकि हमने कहा है कि पररूप कार्य जो होगा वो विकल्प से होगा, नित्य तो होगा नहीं। विकल्प से होने का मतलब है कि एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो फिर एक बार क्या होगा, एक बार जो कार्य प्राप्त हो रहा है, जो संधि प्राप्त हो रही है वो होगा फिर। अब आप अंदाजा लगाइए कि इधर ए आ रहा है या आ रहा है, आगे यदि मान लो कोई भी जैसे ओ है, इसमें ओ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही शब्दों में ओ आ रहा है। देखो आप, अब इधर ओ आ रहा है, ये वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन हमने किस संधि में आपको बताई, अंदाजा लगाओ, सोचो आप, कहां बताया ऐसा, बताओ, सोचो, याद आ रहा है किसी को? ये हमने कंडीशन बताई थी मित्रों वृद्धि संधि में, बताई कि नहीं? वृद्धि संधि में हमने कहा कि अवर्ण के बाद में यदि एच है तो वृद्धि कार्य हो जाता है। तो जैसे कि हमने कहा कि महाधन औषधि है तो महौषधि बनता है, इस तरह हमने बताया था। तो यहां पर आपका वृद्धि कार्य प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर आप वृद्धि कार्य करके रूप बना लोगे इस तरह, बिंबौष्ठ है, बिंबौष्ठ है। इस तरह से आपके दो रूप बन जाते हैं। एक तो आपका ये वृद्धि कार्य होकर बनेगा, और ये बिंबोष्ठ है, ये आपका पररूप कार्य होकर के बनता है। तो अब यहां तक आप नोट कर लें, इसमें दो तीन उदाहरण और हैं, वो मैं आपको यहां लिख दूंगा। इतना नोट करें, इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, इसको आप जरूर डाउनलोड कर लेना, अपने दोस्त जितने भी हैं उनको बता देना। आपका कोई भी भाई बहन है जो कि आपका 6वीं से लेकर के 12वीं क्लास में पढ़ता हो, ठीक है, तो उसको आप जरूर कहें, वो इस पे पढ़ाई कर सकता है। उनको हमने फ्री कोर्स यहाँ चला रखा है, तो उनके लिए फ्री मिलेगा। और कंपटीशन के लिए आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पेड मिलेगा, और कुछ चीजें आपको फ्री मिलेंगी, जैसे पीडीएफ नोट्स हैं, इसके अलावा कुछ टेस्ट सीरीज भी फ्री दे रखी है हमने, कुछ वीडियोज हैं जो आपको हमने फ्री उपलब्ध करवा रखे हैं, वो आप देख सकते हो। तो इतना मैटर समझ गए होंगे आप, इसको नोट करिए, फिर हम आगे उदाहरण हम आगे बता रहे हैं आपको। जैसे एक है हमारा कंठ ओष्ठ है, ठीक है, इसके अलावा एक उदाहरण है हमारा दंतोष्ठ है, दंत ओष्ठ है। एक है हमारा इसी में
ठीक है, ये हो गया हमारा दंत ओष्ठ है। आगे है हमारा स्थूल ओतुहु, ठीक है, और इसी से बना सकते हो आप स्थूल धन ओष्ठ है, ऐसे बना सकते हो। अब इनको हम देखते हैं कैसे बनेंगे। देखो यहां पर कंठ आ रहा है, यानी कि ए या आ मिलना चाहिए। हमने आपको कंडीशन बताई कि ए या आ के बाद में यदि आपका ओष्ठ या ओतु मिले तो आप क्या करोगे, पूर्व और पर के स्थान पर पररूप कार्य कर लोगे। तो यहां पर ए मिल गया तो यहां आप पररूप कार्य कर लोगे, ठीक है, लेकिन विकल्प से करोगे। इसका मतलब एक बार पररूप कार्य होगा, एक बार वृद्धि कार्य होगा। तो यहां पररूप कार्य करोगे तो आपका रूप बनेगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठम, ओष्ठम कर लो आप, यहां कंठोष्ठम ऐसे बन जाएगा आपका, कंठोष्ठम बन गया। ये तो आपका पररूप कार्य हो गया, तब बना है। यदि यहां पर आप वृद्धि कार्य करते तो यहां क्या रूप बनता, देखिए वृद्धि कार्य करते तो कंठोष्ठम बनता, ऐसे इस तरह आपके दो रूप बनेंगे। यहां पर कंठोष्ठम और कंठौष्ठम दो रूप बन गए। ये तो आपका वृद्धि का हो गया रूप और ये आपका पररूप का हो गया। इसी तरह दंत है और ओष्ठ है, दंत में ए आ रहा है लास्ट में, तो यहां पर भी आप पररूप कार्य करोगे तो बनाओगे दंतोष्ठ है, या फिर हम कर सकते हैं दंतोष्ठम बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पररूप से हो जाएगा। यदि हम पररूप नहीं करना चाहें तो वृद्धि करनी होगी हमें, तो हम बनाएंगे दंतौष्ठ, दंतौष्ठ है या दंतौष्ठम बन जाएगा। आगे है इसी तरह स्थूल है और ओतु है, यहां पर आपका ए आ रहा है तो यहां बनाओगे आप स्थूल, ठीक है, स्थूल ओतु। क्या बनाओगे, जब पररूप कार्य करोगे तो बनाओगे स्थूलोतुहु, ऐसे स्थूलोतुहु, क्योंकि यहाँ ए है, इधर आपका ओ है, तो यहाँ पर पररूप कार्य हो जाएगा पूर्व और पर के स्थान पर। तो इधर से ए गया, इधर से ओ गया, और दोनों के स्थान पर हो गया पर वाला रूप ओ, तो स्थूलोतु बना। ये तो है पररूप कार्य होकर के बना। ये पररूप कार्य नहीं होगा तो वृद्धि कार्य होगा, तो बनेगा स्थूलौतु, स्थूलौतु, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह स्थूल और ओष्ठ है, तो स्थूलोष्ठ में आपका बनेगा स्थूलोष्ठ है, इस तरह से। ये तो हो गया पररूप वाला रूप, और वृद्धि कार्य करोगे तो बनेगा स्थूलौष्ठ है। इस तरह आपके दो रूप बन जाते हैं मित्रों। तो ये आपके सारे उदाहरण हो जाते हैं, कोई इसमें कठिन नहीं है, एकदम आसान तरीका से आपको समझ में आगे होंगे। हमने बिल्कुल आसान तरीका से यहाँ समझाने का प्रयास किया है मित्रों। यदि कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हम आगे एक वार्तिक और बताएंगे। चलिए मित्रों, आगे हमारा एक वार्तिक और है, इसको भी हम समझ लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है। वार्तिक है, छोटा सा है, एवे चानियोगे, एवे चानियोगे, ये हमारा एक छोटा सा वार्तिक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको समझनी होगी। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट में। देखिए ये कह रहा है कि अवर्ण के बाद, ठीक है, यदि एव आता है, देखिए अवर्ण के बाद यदि एव आता है, लेकिन जो एव है आपका वो एव यदि अनिश्चयार्थक हो, अनिश्चयार्थक होने पर, ठीक है, जब एव आपका अनिश्चयार्थक हो तब तो यहां पर आप करेंगे पररूप कार्य। क्या करेंगे, पररूप कार्य। समझ रहे हैं बात को, ये एक नियम हो गया। जब ए या आ के बाद एव आता हो और जो एव है वो अनिश्चयार्थक हो तो यहां पर हम करेंगे पररूप कार्य। क्या करेंगे, पररूप कार्य। नियम नंबर 2, यदि ए या आ के बाद आपको यहां मिले एव, लेकिन ये एव आपका निश्चयार्थक हो, ठीक है, दोनों में अंतर है। यहां पर एव यदि निश्चयार्थक हो तो यहां पर आप करोगे वृद्धि कार्य, वृद्धि संधि का कार्य। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है वार्तिक। समझ गए आप, कुछ भी नहीं है। यहां कह रहे हैं कि ए या आ के बाद ये एव मिले, लेकिन एव कैसा हो, अनिश्चयार्थक, निश्चय अर्थ नहीं हो उसका, अनिश्चयार्थक अर्थ निकल रहा हो, तो आपको क्या करना होगा, पररूप कार्य करना होगा। यदि इसी का अर्थ, एव का अर्थ आपका निश्चयार्थक निकल रहा हो तो वहां पर पररूप कार्य नहीं कर सकते आप, वहां आपको वृद्धि कार्य करना होता है। ये आपको यहां समझना है। तो यहां अनिश्चयार्थक के लिए एक उदाहरण है आपका क्वय,
यहाँ क्व धन एव, देखो क्व धन एव है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्व धन एव है, ये पूरा एक वाक्य है। जैसे हम इसको जोड़ देते हैं भोक्षयसे, क्व धन एव भोक्षयसे, तो यहाँ पर आपको पररूप कार्य करना होगा। पररूप कार्य करके हमारा रूप बनेगा इसमें क्वेव, इस तरह क्व धन एव क्वेव, ये हमारा रूप बनेगा। देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर आपका ए मिल रहा है, इधर आपका ए मिल रहा है, तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप कार्य होता है, तो आपका ए और ए के स्थान पर ए हो जाएगा, तो क्वेव इस तरह से बनेगा। तो क्वेव भोक्षयसे, तो यहाँ पर आपका जो अर्थ निकल रहा है वो अनिश्चयार्थक निकल रहा है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर हमारा केवल और केवल पररूप कार्य होगा, वृद्धि कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ समझना है। नंबर 2 पे आपको समझना है, यहाँ पर वृद्धि कार्य होता है। जैसे हमारा सदा है, आगे एव आ गया, तो यहाँ पर आपको सदा और एव आ गया, तो आ और ए, तो यहाँ हमने कहा कि वृद्धि कार्य करना होगा, क्योंकि यहाँ जो एव है वो निश्चयार्थक है। क्या है? निश्चयार्थक है। तो यहाँ आप बना लोगे सदैव। इसी तरह और भी उदाहरण बना सकते हो, जैसे कि आपका वसुधा धन एव है, तो यहाँ बना लोगे वसुधैव, वसुधैव। इस तरह से आप इसमें बना लेते हैं। यहाँ पर जो एव आ रहा है आपका, ये आपका निश्चय अर्थ वाला है, निश्चयार्थक है, इसलिए यहाँ आपका वृद्धि कार्य होता है। यदि निश्चयार्थक नहीं होता तो वहाँ अनिश्चयार्थक होता, तो आप क्या करते? वहाँ पररूप कार्य कर लेते। तो ये 2 बात आपको समझनी है। तो इस तरह मित्रों यहाँ पर आपको 2 बात क्लियर हो जाती हैं। यदि एव का अर्थ अनिश्चय है तो आप पररूप कार्य करोगे, यदि एव का अर्थ आपका निश्चयार्थक है तो आप वृद्धि कार्य करोगे। यही हमारा वार्तिक है। नोट कर लो इसको अच्छे से, इसमें बहुत ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। चलिए मित्रों, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद में हमारा एक सूत्र और बचा हुआ है, उसको समझेंगे, उसके बाद हमारा आज का जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सूत्र देखेंगे, आज का हमारा लास्ट सूत्र है ओ मांगोश्च, ये हमारा सूत्र है, ओ मांगोश्च है, ये सूत्र है हमारा पररूप संधि का। आज का हमारा लास्ट सूत्र रहेगा ये। ठीक है, अब देखो इसमें अर्थ समझते हैं। पहले मैं इसको शॉर्ट में अर्थ बता देता हूँ। ए या आ के बाद आपको ओम या आंग मिले, ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व और पर के स्थान पर पररूप कार्य हो जाता है। ये हमारा अर्थ हो गया शॉर्ट। ठीक है, समझ लो। अब आप अर्थ लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं अर्थ। देखो कैसे, ए या आ के बाद ओम या आंग आए तो पूर्व व पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। ये इसका अर्थ है, आप अर्थ नोट कर लें। ए या आ के बाद ओम या आंग आए तो पूर्व व पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। क्लियर है दोस्तों अर्थ? ये हमारा शॉर्ट रूप है, आप यहाँ से शॉर्ट में लिख लें इस तरह से। ये देखो ए या आ, उसके बाद में ओम या आंग, तो यहाँ पूर्व और पर के स्थान पर पररूप कार्य हो जाता है। अब मैं इसमें उदाहरण समझाता हूँ, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सूत्र क्या रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक आप नोट कर लो, लिख लो इसको। मैं यहाँ एक उदाहरण बता रहा हूँ। देखो, शिवाय ओम नमः। देखिए ये हमारा एक उदाहरण है, शिवाय ओम नमः। ठीक है, तो हमने कहा कि ए या आ मिलेगा, तो यहां पर आपको ए मिल गया, आगे मिलेगा ओम या आंग, तो यहां पर हमारा ओम शब्द मिल गया। ठीक है, तो अब यहां पूर्व और पर के स्थान पर आपको करना है पररूप। क्या करना है? पररूप। तो यहां तो देखो पूर्व तो ये रहा और पर ये रहा, इन दोनों के स्थान पर पररूप क्या होगा? पर में जो रूप है हमारा ओ, वो हो जाएगा। तो यहां इस तरह से हो जाएगा, देखो शिवा य, अब ये में ए हमारा बाहर आ जाएगा और इधर हमारा ओ है, ऐसे देखो आप इसको एक बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इन दोनों के स्थान पर पररूप कार्य करेंगे। इन दोनों की जगह पर में जो है, तो पर में हमारा ओ है, वो ओ हो जाएगा हमारा। कैसे? ऐसे शिवाय। ठीक है, ओ हो गया हमारा,
और इधर में है ही और इधर न में है। देखो आप पूरा लिखता हूँ मैं आपको। अब इनको सबको मिलाओगे तो ऐसे बनेगा शिवायोम। अब मैं आपका जो है ये हलंत है ना और आगे आपका व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका ये इस तरह से आप लिख सकते हो इसको अनुस्वार करके। तो शिवायोम नमः है, इस तरह आप इसको बना लोगे, ये हमारा रूप बन के तैयार हो जाता है। शिवायोम नमः। देखो कैसे बना, हमने पूरी प्रोसेस आपको बता दी है। शिवायोम नमः, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कार्य हुआ है वो हुआ है पररूप संधि का कार्य। किसका हुआ है? पररूप संधि का कार्य हुआ है। अब मैं एक उदाहरण और आपको समझाता हूं। देखो इधर आप इधर देखना, इस कोने पे बता रहा हूं मैं आपको। देखो शिव धन एहि। देखो अब आप बताइए यहां पर आपका ये वाला सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले तो ये बताओ आप। देखो यहां कह रहे हैं कि ए या आ मिल रहा हो तो ए मिल गया, आगे हमारा ओम या आंग मिलना चाहिए तो बताओ ए मिल रहा है, ए ही। आप कहोगे सर यहां तो ओम भी नहीं है और आंग भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा यहां पररूप कार्य? बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। यहां पर आपका आंग मिल रहा है। आप कहोगे इसमें तो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है क्योंकि यहां पर वो छुपा हुआ है। कैसे? हमारा जो ए ही शब्द है ये इसके अंदर छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? तो इसको समझने के लिए मैं आपको ए ही कैसे बनता है वो समझा रहा हूं। नीचे यहां देखो ए ही कैसे बना हुआ है उसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ये बन रहा है आंग और ई ही, इस तरह से है ये। आंग में से आ बचा और इधर बचा ई ही। देखो इस तरह है ये, मूल बता रहा हूं इसको। तो आ और ई ही, अब यहां पर आपके गुण संधि का कार्य हो जाएगा। तो गुण संधि होगा आ प्लस ई बराबर ए, तो बनेगा ए ही बना। तो अब ए ही के अंदर आप बताइए आंग है कि नहीं? ये आंग रहा क्योंकि आंग के स्थान पर आ बचा, उसके बाद में आ प्लस ई ही बना और आ और ई मिलके गुण संधि होके ए बन गया तो ए ही मिला, इसलिए हमें डायरेक्ट ए ही दिख रहा है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि ए ही के अंदर ही आंग छुपा हुआ है जो कि आपको साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि आंग मौजूद है, इसीलिए यहां पर पररूप कार्य हो जाता है। तो यहां पररूप हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, तो बन जाएगा शिवे ही। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है ये। मान लो आपके सामने आ गया कि शिव धन ए ही बराबर कौन सी संधि होगी, तो यहां पर बहुत सारे लोग तो इसमें वृद्धि संधि कर देंगे तुरंत भाग करके, जो कि गलत हो जाएगा काम। ठीक है, तो यहां पर आपको पररूप संधि करनी है। और किस सूत्र से होगा? ओमांग गोष्ठ हमारा सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर यहां पर पररूप कार्य हो जाता है। मित्रों इस तरह से हमने समझा ओमांग गोष्ठ सूत्र, जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताई, और इसी सूत्र के साथ में हमारा पररूप संधि का कार्य पूर्ण हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताना, और यदि कोई सवाल है आपका तो कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करना दोस्तों। इस पे बहुत कुछ आपको फ्री मिलेगा और कुछ चीजें आपको पेड मिलेंगी जो कि कम कीमत पर मिलेंगी, और अच्छा आपको कंटेंट यहां पर दिया जाएगा। हम यहां पर 0 लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, लगातार हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहां पर सिलेबस में जैसा जैसा दिया है उसी के आधार पर हम बढ़ रहे हैं। हम यहां पर स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में सिर्फ आपको एक संधि और पढ़ानी है, उसके बाद में स्वर संधि का हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इस संधि को पढ़ करके रीट आप क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ग्रेड आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड आप दे सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बताऊंगा, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी इसमें आप कवर। आप अपनी मेहनत को बरकरार रखें, लगातार कोशिश करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से आप एक दिन सफल हो जाओगे। कहा भी जाता है कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। हमारा ये आज का वीडियो संपन्न हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सबके लिए धन्यवाद।